अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैंने लास्ट टाइम फिजियोलॉजी का लेक्चर में आज आपको देने लगी हूँ। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था वो क्या था, इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब ल्यूकोसाइट्स हमने सब कर लिया, फिर हमने रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कर लिया, फिर हमने इन्नेट इम्यूनिटी कर ली। अब आज हम करने लगे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से और आ जाएगा, उसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस तो ये है नहीं कि समझना है, तो आप बहुत सारी डिजीज़ बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर ऑल फर्स्ट ईयर BDS स्टूडेंट्स and MBBS students will be able to, number 1, define acquired immunity and classify its types. Number 2, differentiate between humoral and cell-mediated immunity. Number 3, differentiate between B lymphocytes and T lymphocytes, plasma cells and the memory cells. Number 4, you will be able to describe the different types of T lymphocytes, lymphocytes clones, mechanism of antibody formation by B lymphocyte. 5, you will be able to describe the basis of immunization and vaccination. 6, you will be able to differentiate between active and passive immunity. सब कुछ आपको आ जाएगा। क्या होती है acquired immunity? The human body has the ability to develop extremely powerful specific immunity against individual invading agents such as lethal bacteria, viruses, toxins, and even foreign tissues from other animals. This is called acquired adaptive immunity. It is caused by specific immune system that forms antibodies or activated lymphocytes that attack and destroy the specific invading organism or toxin. अब हमने जब innate immunity किया था तो हमने देखा था वो नॉन स्पेसिफिक होती है, वो सिंस बर्थ होती है, सब में एक तरह की होती है। जो भी ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजन आ जाए, फॉरेन एजेंट हो, उसके लिए वो एक ही जैसा सलूक करेगी। जो भी आया नॉन स्पेसिफिक, इसलिए उसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिकली उसने उसको डिस्ट्रॉय करना है। उसके सेल्स जो हमने देखे थे कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है हमारी बॉडी में, कि जो भी पैथोजन आया उसको ये टैकल करने की कोशिश करती है। तो ये नहीं होता कि कोई पैथोजन आएगा तो इनेट इम्यूनिटी काम करना शुरू करेगी और कोई पैथोजन आएगा तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऐसा नहीं होता, दोनों इम्यूनिटी काम करना शुरू कर देती है, लेकिन जो नॉन स्पेसिफिक हमारी इनेट इम्यूनिटी है वो सबसे पहले निपटना शुरू करती है उससे, जो भी बैक्टीरिया या वायरस से पैथोजन आया। और क्योंकि ये फौरी तौर पे एक्ट करती है तो पहले ये कॉम्बैट करेगी, उसके बाद चूंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बाय द टाइम इनेट इम्यूनिटी निपट रही होती है उस ऑर्गेनिज्म से, तो फिर वो ऑर्गेनिज्म जो उसकी जो एंटीजन है वो अभी आप देखेंगे कि किस तरह वो प्रेजेंट होती है कुछ सेल्स जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हैं उन पे, तो फिर वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर देते हैं। और वो कैसे डेवलप होती है, या तो एंटीबॉडीज बनती हैं उस स्पेसिफिक पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या फिर एक्टिवेटेड हो जाते हैं लिम्फोसाइट्स उसको डायरेक्ट किल करने के लिए पैथोजन को। ठीक है, उससे पहले इनेट इम्यूनिटी अपना निपट रही थी, अब जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसके लिए डेवलप होने लगी। ठीक है, तो उसमें टाइम इसलिए लगता है कि पहले एंटीजन आता है, फिर वो प्रेजेंट होता है, फिर सेल स्टिमुलेट होते हैं, फिर वो कन्वर्ट होते हैं उसमें कि वो एंटीबॉडीज बनाएं, फिर उसके बाद एक्टिवेट होते हैं लिम्फोसाइट, तो इसमें टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए ये स्पेसिफिक है। अब ये नहीं कि कोई टाइफॉइड का ऑर्गेनिज्म अगर किसी की बॉडी में एंटर हो गया सॉनर टाइफी, तो उसके लिए स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी बनेगी, अब वो किसी और चीज के लिए वो नहीं बनेगी। ठीक है, कि वो कोई और भी पैथोजन अगर आ गया शिजिला, तो उसके लिए भी वही हो जाए, वही उसको डिस्ट्रॉय करने लगे। ऐसा नहीं होता। जिस वायरस के लिए कोरोना वायरस आ गया तो कोरोना वायरस की जो एंटीबॉडीज बनी है वो ही उससे टैकल करेंगी। ये नहीं कि अगर रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस कोई सा आया है तो उसके लिए भी वो उसको भी किल करने लगे, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए इसको स्पेसिफिक कहते हैं। लेकिन इनेट जो है नॉन स्पेसिफिक होती है, कुछ भी आ जाए उससे पहले निपटेगा कौन, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, टिश्यू मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स। ठीक है, बेसिक टाइप्स अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ना 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी
जो बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है, बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। नंबर 2 इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और उसका दूसरा नाम है टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल इम्यूनिटी, बी सेल इम्यूनिटी, बी सेल जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो टी सेल इम्यूनिटी है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल को एक्टिवेट कर देती है, लिम्फोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को भी हम देखते हैं कि वो क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, और फिर वो डायरेक्टली किल करना शुरू कर देते हैं पैथोजन। पहले हम देख लेते हैं ह्यूमोरल और बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। The body develops antibodies which are globulin molecules in plasma that are capable of attacking the invading agents. B lymphocytes produce antibodies. अब हमने जब प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़े थे, हीमोग्लोबिन पढ़ा था, तो हमने देखा था कि सारी जो प्रोटीन्स है ना वो कहाँ बनती हैं, लिवर में, सब, यानी कि जो फिब्रिनोजन भी है, एल्ब्यूमिन भी है, ग्लोबुलिन भी है, वो सब उधर बन रही है, सिवाय एक ग्लोबुलिन जो हमारी एंटीबॉडीज बनाती है ना, वो नहीं बनती उधर, वो जो है ना बी लिम्फोसाइट्स में बनती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है बजाते खुद एंटीबॉडीज होती है। अब दूसरा हम देख लेते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी क्या होती है। दिस टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अचीव्ड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ activated T lymphocytes that are specifically crafted in the lymph nodes to destroy the foreign agent. अब B lymphocytes stimulate होके प्लाज्मा सेल बनते हैं, प्लाज्मा सेल फिर बनाते हैं एंटीबॉडीज, लेकिन जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो T सेल को एक्टिवेट कर देती है, T सेल को एंटीबॉडी नहीं बनाते, वो एक्टिवेट होके वो कैपेबल हो जाते हैं टू डिस्ट्रॉय द स्पेसिफिक पैथोजन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी बिकॉज द एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स आर टी लिम्फोसाइट्स। एंटीजेंस, अब एंटीजेंस क्या होते हैं, हमने ब्लड ग्रुप्स किया, अच्छा भी नहीं, ठीक है। एंटीजेंस, ईच टॉक्सिन ऑर्गेनिज्म हैज अ केमिकल कंपाउंड दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड्स। These are proteins or polysaccharides that initiate immunity. These are called antigens. मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म पैथोजन हमारी बॉडी में दाखिल होता है वो एक टॉक्सिन बनाता है, ये उसी का एक पार्ट होता है, उसको हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन वो चीज़ है जो स्टिमुलेट करके और इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो या तो एंटीबॉडी बनाने लगे या फिर एक्टिवेटेड टी सेल बनाने लगे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंटीजन। Both types of acquired immunity are initiated by antigens. Because acquired immunity does not develop until after invasion by a foreign organism or toxin, it is clear that the body must have some mechanism for recognizing this invasion. अब ये है कि हमारे जो सेल्स हैं उनमें हमने जब इनेट इम्यूनिटी पढ़ा था तो हमने ये देख लिया था कि एक हमारे अंदर ऐसा सिस्टम है जो रिकग्नाइज करता है कि भाई ये सेल्फ के सेल्स हैं, उनको तो डिस्ट्रॉय नहीं करना, उनके खिलाफ तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने जानी कि हमारे जो अपने सेल्स हैं उन्हीं को वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, एंटीबॉडी या टी सेल्स, ठीक है। तो एक हमारे अंदर सेल्फ रिकॉग्निशन का सिस्टम है जो अल्लाह मियां ने बनाया। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी उस वक्त तक डेवलप नहीं होगी जब तक कि फॉरेन कोई ऑर्गेनिज्म ना आ जाए, ठीक है। और हमने देखा था कि फॉरेन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो मैक्रोफेजेस फैगोसिटिक सेल्स हैं, इनेट इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था, उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स, जिनको कहते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स, और वो जो है पहचानते हैं किसको, किसी भी पैथोजन को। कैसे? क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं ना, जो हमारे अपने सेल्स हैं, वो तो लिपिड बायलेयर से सेल मेम्ब्रेन बनी है, और उनके जो है पॉलीसैकेराइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो उसको सेंसर है, वो इम्यून सेंसर्स टॉल लाइक रिसेप्टर जो उसको पहचान लेते हैं, उसके खिलाफ वो फिर सिर्फ उसी को फैगोसाइटाइज करते हैं, बाकी सेल जिसको नहीं करते, जो हमारे अपने सेल्स हैं। अब हम देख लेते हैं लिम्फोसाइट्स। मतलब लिम्फोसाइट्स हमने जब ल्यूकोसाइट्स देखे थे तो भाई एक ग्रैन्युलर जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। No acquired immunity can develop in people who have genetic lack of lymphocytes or whose lymphocytes have been destroyed by radiation or chemicals. तो चूंकि लिम्फोसाइट से ही ये इम्यूनिटी है हमारी एक्वायर्ड, तो अगर किसी में जेनेटिक लैक हो
हर तरह की डिजीज हो जाती है ना, हो सकती है। तो जेनेटिक लैक हो सकता है लिम्फोसाइट्स का, या लिम्फोसाइट्स रेडिएशन या केमिकल जो होते हैं उनसे वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, तो फिर उनमें वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ना वो डेवलप नहीं हो सकती। लिम्फोसाइट्स कहाँ कहाँ होते हैं? लिम्फोसाइट्स देखें, लिम्फ नोड्स में होते हैं, स्प्लीन में होते हैं, पायस पैचेस में होते हैं, थाइमस में होते हैं, टॉन्सिल्स में होते हैं, और रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स ऑफ बोन मैरो में भी होते हैं। तो ये यहाँ पे बनेंगे। ये रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में हमने सारा पढ़ लिया था कि लिम्फोसाइट्स वहां पे बनते हैं। Types of lymphocytes. Although all lymphocytes originate from the lymphocyte-committed stem cells of the embryo, they are incapable of directly forming activated T lymphocytes or antibodies. अब बनते तो ये वहीं पे हैं जहाँ पे इनका स्टेम सेल्स है। स्टेम सेल्स जो है वो बोन मैरो में भी हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली वो एंटीबॉडीज नहीं बनाते, पहले वो लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, फिर अगर उनको ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेवलप करवानी है तो फिर वो ऐसे सेल्स बनाएंगे जो एंटीबॉडीज बनाएंगे, और अगर उनको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप करानी है तो वो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे। तो पहला बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स हम नाम क्यों देते हैं बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स। अब जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है वूम्ब में, तो जो लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में डेवलप होते हैं और फिर बाद में वो बोन मैरो में और लिवर में प्रोसेस होते हैं। वो लिम्फोसाइट्स जो बने थे जो बोन मैरो और लिवर में प्रोसेस होते हैं, उनका नाम हमने रख दिया बी लिम्फोसाइट्स। और इनमें जो है ना मार्कर्स होते हैं जिनको हम अगर हिस्टोकेमिकली फ्लोरोस्कोपी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा बी लिम्फोसाइट्स है, कौन सा टी लिम्फोसाइट्स है। और टी लिम्फोसाइट्स वो लिम्फोसाइट्स हैं जो डेवलप हुए थे तो थाइमस में गए थे प्रोसेस होने के लिए फर्दर, ठीक है। तो उनका हम नाम रखते हैं टी लिम्फोसाइट्स। समझ गया आप बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स क्या है? बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंटीबॉडीज दैट प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, and T lymphocytes are responsible for forming the activated T lymphocytes that provide cell mediated immunity. ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, lymphocyte clones क्या होते हैं? Clones तो आपको पता ही होगा। When specific antigens come in contact with T and B lymphocytes, T lymphocytes become activated to form activated T cells. B lymphocytes become activated to form antibodies. मतलब T lymphocytes एक्टिवेट होके खुद ही पैथोजन को किल करना शुरू करते हैं, लेकिन जब B lymphocytes एक्टिवेट होते हैं तो वो मैच्योर होके प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं, फिर प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाती हैं और वो फिर कॉम्बैट करते हैं या पैथोजन को किल करते हैं। The activated T cells and antibodies in turn react highly specifically against the particular type of antigen that initiated their development. अब जो ये एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स बने थे या एंटीबॉडी बनी थी, अब ये स्पेसिफिकली जिस पैथोजन के लिए बनी थी ना उसी को ये किल करेंगी जिसने उनको इनिशिएट किया था कि ये डेवलप हो जाए। ये नहीं कि कोई और सा किसी और पैथोजन के लिए बनी थी और कोई और सा आ गया तो उसको भी वो किल कर देंगे, नहीं, सिर्फ जिसके लिए बनी है उसी को किल करेंगे, ठीक है। Each of these performed lymphocyte is capable of forming only one type of antibody or one type of T cell with a single type of specificity. अब कोई अगर पैथोजन आया है तो सिर्फ एक लिम्फोसाइट तो नहीं बनेगा ना, वो तो बहुत सारे लिम्फोसाइट हैं, सबके सब बनाने लगेंगे ना एंटीबॉडीज। तो वो जितनी भी एंटीबॉडीज बनाएंगी वो सेम टाइप की होंगी उसी पैथोजन को किल करने के लिए। तो उसको हम कहेंगे, मतलब कहने का ये है कि जो पैथोजन आया है उसने स्टिमुलेट करा एंटीबॉडी बनाने के लिए स्पेसिफिक टी सेल एक्टिवेट किए थे, तो वो सारे के सारे एक ही टाइप के बनेंगे और एक ही उस बैक्टीरिया के खिलाफ वो कॉम्बैट करेंगे। उनको हम कहते हैं क्लोन्स, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप के हैं। ऑल द डिफरेंट लिम्फोसाइट्स दैट आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग वन स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडी और टी सेल्स आर कॉल्ड क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। समझ में आ गया? मतलब क्लोन ही बनेंगे ना, एक ही तरह की एंटीबॉडीज होगी, वो ही उसको किल करेंगी। कोई दूसरा अगर पैथोजन आ जाए तो वो उसको किल नहीं कर सकती, इसलिए इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। Each clone of lymphocyte is responsive to only single type of antigen. जो एक बैक्टीरिया की सिंगल टाइप या वायरस की या किसी भी पैथोजन की सिंगल टाइप के एंटीजन है उसी के खिलाफ बनेगा। Therefore, when the appropriate antigen comes along,
it immediately attaches to the antibody in the cell membrane. This leads to activated process. T lymphocytes have a specific receptor proteins, T cell markers होते हैं उसमें, are on the surface of the T cell membrane which are highly specific for one specific activating antigen. तो T lymphocyte जो एक्टिवेट हुए हैं उसमें T cell markers होते हैं और वो एक ही पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो वो उसके साथ अटैच होके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखें आप इनेट इम्यूनिटी का रोल देखें आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ये नहीं है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कोई आइसोलेटेड बस शुरू हो गई और इनेट इम्यूनिटी का कोई काम ही नहीं था एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। अब देखें आप रोल ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो सेल्स हैं वो इनेट इम्यूनिटी के हैं ना। मोस्ट ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म आर फर्स्ट फैगोसिटाइज्ड बाय मैक्रोफेजेस एंड देन एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स आर लिबरेटेड इन द मैक्रोफेज साइटोसोल। क्योंकि जब भी कोई पैथोजन आता है पहले निपटने वाले जो सेल्स हैं वो इनेट इम्यूनिटी के हैं, यानी कि मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जब फैगोसिटाइज करते हैं पैथोजन को, तो पैथोजन से जो प्रोटीन निकल के उसको वो एंटीजन होता है, एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स लिबरेट होती हैं। Then macrophages present these antigens to the lymphocytes, thus leading to activation of a specified lymphocyte clone. अब जो मैक्रोफेज ने फैगोसिटाइज किया बैक्टीरिया को या वायरस को या किसी भी पैथोजन को, उसमें से एंटीजेनिक चीजें लिबरेट होती हैं। ओन एंटीजेनिक मटेरियल को ये मैक्रोफेजेस प्रेजेंट करते हैं लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट्स को और टी लिम्फोसाइट्स को कि ये लीजिए ये चीज आई है, अब जो करना है आपको कर लीजिए। निपटने के लिए आपको जो करना है, एंटीबॉडी बनानी तो एंटीबॉडी बना लीजिए, एक्टिवेटेड टी सेल बनाने तो वो बना लीजिए, ठीक है। तो मैक्रोफेज कितना इंपॉर्टेंट है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं उसको, ठीक है, मैक्रोफेज को। तो फिर वो प्रेजेंट करता है एंटीजन को लिम्फोसाइट्स के पास, ताकि लिम्फोसाइट डिवाइड होकर क्लोन्स बनाने लगे थोड़ा थोड़ा, या तो एंटीबॉडी बनाने लगे बी लिम्फोसाइट या फिर एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट बनाने लगे टी लिम्फोसाइट। मैक्रोफेजेस लिबरेट अ सब्सटेंस इंटरलूकिन 1। अब आप ये देखें इंटरलूकिन 1 जो है ना वो मैक्रोफेज से रिलीज होता है, IL-1 जिसे कहते हैं, दैट प्रोमोट्स फर्दर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक लिम्फोसाइट। यानी मैक्रोफेज से एक ऐसा केमिकल मीडिएटर निकल रहा है जिसको हम इंटरलूकिन 1 का नाम देते हैं, IL-1, जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कराते हैं लिम्फोसाइट्स की। जहां जहां पे भी लिम्फोसाइट्स हैं, बोन मैरो में है तो वहां, लिम्फ नोड में है तो वहां, पायस पैचेस में है, टॉन्सिल्स में है, स्प्लीन में है, थाइमस में है, जहां पे भी है, ठीक है। रोल ऑफ टी सेल्स इन एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। अब ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दोनों टाइप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। सम ऑफ द टी सेल्स दैट आर फॉर्म कॉल्ड द टी हेल्पर सेल्स secrete specific substances called lymphokines that activate specific B lymphocytes to form antibodies. अब T lymphocytes जो है ना वो कई तरह के होते हैं, T helper cells, T suppressor cells, T cytotoxic cells। तो जो T helper cells है ना lymphocytes, T से मतलब है T lymphocytes, T helper lymphocytes जो है वो secrete करते हैं lymphokines, inflammatory mediators, और ये लिम्फोकाइंस जो हैं फिर एक्टिवेट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को कि वो एंटीबॉडीज बनाएं। तो अगर टी लिम्फोसाइट्स नहीं होंगे तो बी लिम्फोसाइट्स भी एंटीबॉडीज अपनी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। इसलिए जो डिजीज होती है ना एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो उसमें टी लिम्फोसाइट्स अगर कम पड़ गए तो बी लिम्फोसाइट्स भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इंटरलूकिन जो है लिम्फोकाइंस नहीं बन रहे तो वो स्टिमुलेट नहीं कर रहे, तो दोनों टाइप की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडीज। तो पहले हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी कि जो बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना उसको पहले देख लेते हैं कि वो क्या करती है। और एंट्री ऑफ अ फॉरेन एंटीजन, जैसे ही फॉरेन एंटीजन या पैथोजन बॉडी में आया तो सबसे पहले क्या होगा, मैक्रोफेज इन द लिम्फोइड टिश्यू विल फैगोसिटाइज द एंटीजन, ठीक है। Then they will liberate the antigenic products and these antigenic products will be presented to the lymphocytes by the macrophages, ठीक है, which are antigen presenting cells. Activated T helper cells are formed. T lymphocytes के पास गए तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे T lymphocytes में। एक्टिवेटेड T lymphocytes यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट हो गई। अगर उन्होंने B lymphocytes को स्टिमुलेट कर दिया तो एक्टिवेट हो जाएंगे B lymphocytes, और B lymphocytes
एनलार्ज हो जाएंगे। जब वो एनलार्ज होते हैं तो उसका नाम बदल जाता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो फिर बनाते हैं एंटीबॉडीज। होते वो बी लिम्फोसाइट्स ही हैं, लेकिन जब वो स्टिमुलेट होके एनलार्ज हो जाते हैं तो फिर वो बी लिम्फोसाइट्स बनाने लगते हैं, सॉरी एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं, जिनको जो एक्चुअली एंटीबॉडीज जो है ना वो गैमा ग्लोब्यूलिन होती हैं एट अ रैपिड रेट। तो आप इस जगह पे ये समझ लीजिए कि सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स लिवर में बनती हैं सिवाय गैमा ग्लोब्यूलिन के। वो कहाँ बनती है? बी लिम्फोसाइट्स के प्लाज्मा सेल में बनती है, ठीक है। अगर ये आपका कोई पूछ ले या एमसीक्यू आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ना गैमा ग्लोब्यूलिन कहाँ बन रहा है। मेमोरी सेल्स, अब ना एक मेमोरी सेल्स भी होते हैं। These antibodies are secreted into the lymph and carried to the circulating blood। अब जो बन गए मतलब है कि बी सेल एक्टिवेट हो गए, बड़े हो गए, प्लाज्मा सेल बन गए, उन्होंने एंटीबॉडीज बना ली, तो एंटीबॉडीज कहाँ जाएंगी? लिम्फ में चली जाएंगी, फिर सर्कुलेटिंग ब्लड में आ जाएंगी। अब फ्यू एक्टिवेटेड लिम्फोब्लास्ट, अब जो लिम्फोसाइट्स थे वो डेवलप हो रहे थे लिम्फोब्लास्ट से स्टिमुलेट होके, और फिर वो मैच्योर प्लाज्मा सेल बन रहे थे। तो कुछ लिम्फोब्लास्ट जो है ना वो मैच्योर प्लाज्मा सेल नहीं बनते, वो लिम्फोब्लास्ट ही रह जाते हैं। Few activated lymphocytes do not change to plasma cells. Immunologically they remain dormant. Dormant यानी कि वो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, उस वक्त वो रेस्ट पे होते हैं। Until activated once again by a new quantity of the same antigen, they are called the memory cells. अब जो एंटीजन आया था जिसने स्टिमुलेट किया था कि बी लिम्फोसाइट्स जो हैं एक्टिवेट होके प्लाज्मा सेल्स बन जाएं और स्पेसिफिक एंटीबॉडी उस पैथोजन से कॉम्बैट करने के लिए बनाने लगे, तो कुछ जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना वो मैच्योर नहीं होते प्लाज्मा सेल में, वो लिम्फोब्लास्ट ही रह जाते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडी नहीं बनाते, बल्कि उनके अंदर उस एंटीजन की मेमोरी रह जाती है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट टाइम तो वो डोमेंट होते हैं, रेस्ट पे ही होते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे होते उस वक्त, लेकिन अगर उसके बाद एक अटैक अभी हुआ है, जैसे अभी बुखार हुआ, टाइफॉइड हो गया, नेक्स्ट टाइम वो लिम्फोब्लास्ट जिसमें टाइफॉइड की एंटीजन की मेमोरी थी और दोबारा हो गया, वो सॉल्मोनेला टाइफी आ गया दोबारा उस बॉडी में कुछ अरसे के बाद, तो वो मेमोरी सेल्स फौरन उसे पहचान लेंगे और फिर वो जो अपनी रिस्पॉन्स देंगे ना वो बहुत ही रैपिड होगी, यानी कि उनके पास पहले से एंटीजन की मेमोरी थी, तो वो धड़ाधड़ जो है ना प्लाज्मा सेल को कहेंगे कि बनाओ एंटीबॉडी और डिस्ट्रॉय करो उसको, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जैसे डेंगू फीवर अगर किसी को हुआ है, ठीक है, माइल्ड सा हो गया फर्स्ट टाइम अगर हुआ है, लेकिन अब एंटीजन जो था उसका डेंगू फीवर का वो बॉडी में मेमोरी हो जाती है उसकी मेमोरी सेल में। नेक्स्ट अगर होगा तो बहुत ही सीवियर अटैक फिर हो जाता है, उसमें फिर शॉक में जाने का खतरा होता है, हेमोरेज, प्लेटलेट कम होने लगते हैं, इस तरह, ठीक है, मेमोरी की वजह से। तो दीज आर कॉल्ड मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स क्या होते हैं? एक्चुअली बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन वो लिम्फोब्लास्ट ही रहते हैं, वो प्लाज्मा सेल्स नहीं बनते कि वो एंटीबॉडीज बने, डोरमेंट रहते हैं। Subsequent exposure to the same antigen causes more rapid and potent antibody response this second time around, ठीक है। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स देखें। There is 1 week delay in the appearance of primary response, its weak potency and its short life। अब देखें ना कि अब 1 वीक तो लगता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब ये सब शुरू होगा, एंटीजन प्रेजेंट होंगे, मैक्रोफेज उनको फैगोसाइटाइज करेगा, लिबरेट करेगा एंटीजन, फिर वो प्रेजेंट करेगा, फिर वो स्टिमुलेट होंगे, तो उसमें 1 वीक लग जाएगा और फिर इतनी पोटेंसी भी नहीं होगी, वीक पोटेंसी होगी, शॉर्ट लाइफ होगी। The secondary response by contrast begins rapidly, is far more potent and more forms antibodies for many months rather than a few weeks. Due to this fact, immunization is accomplished by injecting antigen in multiple doses with periods of several weeks or several months between the injections। आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इम्यूनाइजेशन जो होती है, वैक्सीनेशन, वो इसी के ऊपर बेस कर रही है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर। तो थोड़ा थोड़ा एंटीजन अगर आप उसको देते रहेंगे तो वो मेमोरी सेल्स बनाता रहेगा ना। कुछ अरसे के बाद आपने फिर दे दिया एक वैक्सीन, तो और मेमोरी सेल्स से और स्टिमुलेशन होगी और एंटीबॉडीज बनेंगी, तो आप ऑगमेंट करते रहते हैं इम्यूनिटी को। जैसे अब कोरोना की 2 शॉट्स लगे थे और फिर उसके बाद 6 मंथ्स के बाद उसका बूस्टर लग रहा है, ताकि जो मेमोरी सेल हैं
और भी बन जाए और एंटीबॉडी बना दें उसके खिलाफ, ठीक है, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सबने लगवा लिया या नहीं? बूस्टर सब लगवा लें। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। On antigen exposure, activated T lymphocytes are formed. Beside them, memory cells are also formed. Although B lymphocytes recognize intact antigens, T lymphocytes respond to antigen only when they are bound to specific molecules called major histocompatibility complex, abbreviated as capital MHC, proteins on the surface of antigen presenting cells in the lymphoid tissue. जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, यानी कि मैक्रोफेज हो गए, डेंड्राइट्स हो गए वगैरह वगैरह, उनमें जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उससे वो बाइंड करते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से एंटीजन और फिर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 मेजर टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारी बॉडी में है। पहला तो अभी मैंने बता दिया मैक्रोफेज है, दूसरा बी लिम्फोसाइट्स भी कर सकते हैं, तीसरे डेंड्रिटिक सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं बॉडी में, वो भी करते हैं। The antigens on the surface of antigen presenting cells bind with the receptor on the surface of the T cells in the same way that they bind with the antibodies. तो जो antigens हैं antigen presenting cells में जिन्होंने bind किया था with the receptors, bind with the receptors on the surface of the T cells in the same way that they bind with the antibodies, ठीक है। टाइप्स ऑफ टी सेल्स। अब टाइप्स ऑफ टी सेल्स अभी हमने देखे थे ना, कहते हैं हेल्पर टी सेल्स होते हैं, दूसरे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, तीसरे सप्रेसर टी सेल्स होते हैं। हेल्पर टी सेल्स जो हेल्प कर रहे हैं कि भाई और डेवलपमेंट हो जाए, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो किल करेंगे किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को या पैथोजन को, और सप्रेसर टी सेल अगर बहुत ज्यादा टी सेल बन रहा है तो उनको सप्रेस करें ना। तो अल्लाह ने बैलेंस करने के लिए हर चीज बनाई है। पहले हम टी हेल्पर सेल्स देख लेते हैं। They help in the function of immune system by forming lymphokines. अभी हमने देखा था कि lymphocytes lymphokines बनाते हैं, जो T cells हैं वो lymphokines बनाते हैं, और पहला है इंटरल्यूकिन 2, दूसरा इंटरल्यूकिन 3, तीसरा इंटरल्यूकिन 4, चौथा इंटरल्यूकिन 5, पांचवा इंटरल्यूकिन 6, छठा गैमा इंटरफेरॉन, सातवां ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर यानी GMCSF, ठीक है। क्योंकि मतलब अगर कोई बैक्टीरिया पैथोजन कुछ भी आया है तो और भी उसको निपटने के लिए सेल्स चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? वो तो बोन मैरो स्टिमुलेट होगा तो और सेल्स बनेंगे। तो टी हेल्पर सेल्स ये लिम्फोकाइन्स बना रहे हैं। अब आप याद रखेंगे इंटरल्यूकिन 2 से शुरू हो रहे हैं 6 तक, वो बन रहे हैं कहाँ से? हेल्पर टी सेल से। और इंटरल्यूकिन 1 कहाँ से बनता है? अभी पीछे हमने देखा था मैक्रोफेज से बनता है वो, सही है। In the absence of lymphokines from the T helper cells, the remainder of the immune system is paralyzed. अब ये जो एब्सेंस अगर हो जाए लिम्फोकाइंस की, टी सेल्स बना ही नहीं रहेगा, टी सेल कम पड़ गए हैं, तो टी सेल्स के लिम्फोकाइंस ही तो थे जो बी सेल्स को एक्टिवेट कर रहे थे। तो इम्यूनिटी इस तरह सप्रेस हो जाएगी कि एंटीबॉडीज भी नहीं बनेंगी, ठीक है ना। तो दोनों टाइप की इम्यूनिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो टी सेल अगर स्टिमुलेट नहीं करेंगे बी सेल्स को इन लिम्फोकाइंस के थ्रू, तो एंटीबॉडीज भी नहीं बनेंगी, सही है। इट इज टी हेल्पर सेल्स दैट आर इनएक्टिवेटेड और डिस्ट्रॉयड बाय द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस, एड्स वायरस, व्हिच लीव्स द बॉडी टोटली अनप्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो क्यों हो जाते हैं उसमें? टी हेल्पर सेल्स जो है वो इनएक्टिवेट हो गए, उन्होंने लिम्फोकाइन नहीं बनाया, उन्होंने एक्टिवेट नहीं किया बी सेल्स को, उससे एंटीबॉडीज भी नहीं बनी, तो दोनों टाइप की इम्यूनिटी हैम्पर हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी एड्स के पेशेंट्स में। देयर इज स्टिमुलेशन इन ग्रोथ ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है, और सप्रेसर टी सेल की भी। Stimulation of B cell growth to form plasma cells to produce antibodies, activation of macrophage system, ये कौन कर रहा है? ये सारे के सारे जो इंटरल्यूकिन 2, 3, 4, 5, 6 जो हैं। Cytotoxic T cell is direct attack cell capable of killing microorganism, they are also called killer cells। लेकिन ये नेचुरल किलर सेल्स नहीं होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो इनेट इम्यूनिटी में होते हैं, सिमिलर टू द टी लिम्फोसाइट्स, बट दे आर नॉट टी लिम्फोसाइट्स एक्चुअली, दे आर सेपरेट। Suppressor T cells are capable of suppressing the cytotoxic T cells and helper T cells. They play important role to prevent autoimmune reaction by immune tolerance.